एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। और आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, दैट इज मल्टी कोलिनियरिटी, हेट्रोसेडास्टिसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन। इसको सीरियल कोरिलेशन भी बोला जाता है और इसको बहुत जगह आपको प्रॉब्लम ऑफ ओएलएस भी देखने को मिलेगा। अब क्या प्रॉब्लम है इसको हम देखते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे आर स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा आर स्क्वायर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर। वैसे मैंने जब स्टैटिस्टिक्स आपको यूनिट कराया था उस दौरान भी मैंने आपको करा दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर फिर से मैं आपको बताऊंगी ये सब क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट हमारा वेरिएबल होता है, अगर हम इक्वेशन, चलो सबसे पहले हम इक्वेशन को करें तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था रिग्रेशन मॉडल कैसे लिखते हैं। वाई आई इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस ई आई। ओके, ये है ई आई। तो ये हमारा क्या है, तो एक्स आई हमारा क्या है या x1 क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना एक्सप्लेन कर रहा है, इंडिपेंडेंट कितना एक्सप्लेन कर रहा है, ओके, एक्सप्लेन कर रहा है वेरिएंस, ओके, वेरिएंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना वेरिएंस हो रहा है वो इंडिपेंडेंट एक्सप्लेन कर रहा है, उसी को हम बोलेंगे आर स्क्वायर। राइट, इसको एग्जाम्पल से डायग्रामिकली भी समझाऊंगी। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस होता है। यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं, क्रिटिकली थिंकिंग कर रहे हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, कितना वेरिएंस आ रहा है जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज फिर से जो हमारा x है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो बता रहा है कितना वेरिएंस हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, दैट इज वाई। ओके, ये है। तो आर स्क्वायर बेसिकली गुडनेस ऑफ फिट बताता है कि हमारा जो लाइन है कितना फिटेड है ना, हमारा जो रिग्रेशन लाइन है दैट इज कितना फिट है, ये हमें बता रहा है। लेकिन इसमें अगर वेरिएशन हो जाता है तो वो हमें आर स्क्वायर से पता चलता है। इन द प्रपोर्शन ऑफ वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्सप्लेन बाय द मॉडल, ये मॉडल के थ्रू क्या है, एक्सप्लेन किया जाता है आर स्क्वायर। अब देखो, लेट्स सपोज आपने जो मॉडल रन किया और आपको आर स्क्वायर की वैल्यू 0.9 आई, है ना, मीन्स आउट ऑफ 100 90% एक्सप्लेन कर रहा है। तो मतलब कि आपका जो एरर टर्म होगा ना, और रिग्रेशन लाइन के पास होगा, राइट, पास होगा, मतलब कि ज्यादा वेरिएंस नहीं है, अच्छा मॉडल है। मतलब एज आर स्क्वायर इंक्रीज आपका मॉडल क्या है, अच्छा है, गुड। ओके, ये जैसे जैसे आर स्क्वायर कम होगा वेरिएशन, मतलब कि आर स्क्वायर जो है वो कम होगा, मींस वेरिएंस ज्यादा होगा और मॉडल सही नहीं है। ओके, मॉडल इज नॉट गुड, मॉडल सही नहीं है। तो वेरिएंस आपको जो है कितना वेरिएंस हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, जो कि एक्सप्लेन करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जितना ज्यादा आर स्क्वायर होगा उतना अच्छा होता है और जितना कम होता है उतना गलत होता है। ओके, ये है। एक और चीज यहाँ पर नोट करो, ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली हम जो है न्यूमेरिक ऐसे वर्ड्स के फॉर्म में भी अगर आपसे पूछ ले कि 0.9 का मतलब क्या है, इट मीन्स 90% एक्सप्लेन कर रहा है क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी वेरिएंस आ रहे हैं। ओके, इसका आगे मैं आपको बताती हूँ। तो नॉर्मली ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, कैसे भी पूछे आपको मालूम होना चाहिए। ओके, ये है कौन से एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कौन से एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आर स्क्वायर मतलब जितना ज्यादा आर स्क्वायर उतना अच्छा, मैंने आपको इससे भी समझा दिया। अब आर स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज 1 माइनस एस आर एस, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल मतलब एरर कितना है, और टोटल मतलब आउट ऑफ टोटल कितना सम ऑफ रेजिडुअल है। और ऐसे अगर दोनों आपको अगर
पता हो, मतलब कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल पता हो और टोटल पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर निकाल सकते हैं मैनुअली। ओके, ये है। लेकिन जब हम मॉडल रन करते हैं तो हमारे पास बीटा नॉट, बीटा वन, आर स्क्वायर, ये सारी ही वैल्यू आती है। फिर हम मॉडल को रीड करते हैं कि कैसा हमारा मॉडल है, कैसा होगा, नहीं होगा, ये सब हमें पता चलता है, राइट। ये लेट सपोज कि जितना जीरो जीरो की तरफ जाएगा वो कोई भी वेरिएबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करेगा, है ना, तो अच्छा नहीं है। मतलब मैंने बताया ना कि जब आर स्क्वायर हमारा कम होता है तो वेरिएंस वो नहीं बताता है, और वो मॉडल सही नहीं है स्टूडेंट, राइट, क्योंकि वेरिएंस बता नहीं रहा है। और जितना अच्छा वेरिएंस या वेरिएंस बताएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना वेरिएंस हो रहा है, वो ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। ये है द मॉडल एक्सप्लेन। अगर वन आता है मतलब कि वन की तरफ जाता है मीन्स 100%, और ये क्या है, 0% है, तो मॉडल 100% वेरिएशन बता रहा है इन वाई। ओके, ये अगर 0 से 1 मतलब इन बिटवीन है तो पार्शियल एक्सप्लेनेशन है। हायर मीन्स बेटर फिट। मैंने आपको बताया जितना आर स्क्वायर ज्यादा होगा उतना अच्छा मॉडल होता है। अब मान लो कि बोलोगे मैम मेरा ना आर स्क्वायर आया, जैसे मान लो कि आपने मॉडल रन किया और आपका आर स्क्वायर आया 85, राइट। तो इसको कैसे रीड करते हैं, हमें रीड करना भी पता होना चाहिए। मीन्स 85 वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, एंड कितना एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, एक्सप्लेन कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है, दैट इज 15%, है ना। 15% नहीं कर रहा है मतलब थोड़ा बहुत तो चलेगा ना। जो है अनएक्सप्लेन होता है ये, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो लेट सपोज कि आर स्क्वायर आपका 0.85% 85 आता है, दैट इज 85% ऑफ द वेरिएंस। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय द रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, है ना। ये सारे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, तो लास्ट क्लास जरूर देखना, तभी ये समझ आएगा, अदरवाइज बच्चे नहीं समझ आएगी, राइट। ये है, तो ये जरूर आपने देखना। अरे क्लियर है। तो ये हमने देखा कि क्या है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ऐसे होता है, तो आर स्क्वायर जब भी हम मॉडल रन करते हैं तो आर स्क्वायर आता ही आता है। तो कितना एक्सप्लेन कर रहा है और कितना एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो मान लो कि नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाता है, आर आपको गिवन है और आपको आर स्क्वायर निकालना होता है, तो इसको स्क्वायर कर दो, आपको आर स्क्वायर निकल जाएगा स्टूडेंट। मान लो कि 85 आउट ऑफ 100 85 एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो आप अनएक्सप्लेन निकाल सकते हो, दैट इज 15%, है ना, अनएक्सप्लेन। तो आउट ऑफ 100 अगर आप माइनस कर दोगे एक्सप्लेन को तो क्या हो जाएगी, आपको अनएक्सप्लेन आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनएक्सप्लेन इज इक्वल टू टोटल। टोटल मतलब 1 माइनस जितना आर स्क्वायर क्या होता है, जो एक्सप्लेन कर रहा है ना, ठीक है। देखो समझो स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, आराम से समझोगे समझ आ जाएगा। 100% हमें एक्सप्लेन चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर जो कि एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूंगी 1 माइनस आर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अनएक्सप्लेन, है ना, अनएक्सप्लेन। कैसे भी एग्जामिनर दे आपको पता होना चाहिए, अनएक्सप्लेन आपको बता दिया जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो ये चीज है। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट ये देखना, अब आपको और मतलब विजुअलाइज हो गया होगा इस डायग्राम से भी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, बेसिकली 1 से आप कर लेते हो टोटल में से, तो ये हो गया। तो आर स्क्वायर अभी आएगा तो आपको पता होना चाहिए आर स्क्वायर क्या होता है। अब हम मल्टीकोलिनियरिटी, वेरी फर्स्ट जो हम OLS, तो हमने अजम्पशंस पढ़ा है ना, हमने क्या पढ़ा, अजम्पशन। सारी ही अजम्पशंस आपके टिप्स पे होना चाहिए। तो हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अजम्पशंस पढ़े, और हमें अगर हम मॉडल की बात करें तो वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 XI प्लस UI, ठीक है, EI ले लेते हैं, ठीक है, EI है। तो मान लो कि हम ना दो ले लेते हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, तो वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 ले लिया ना, मतलब हमने दो ले लिया।
इसका एग्जाम्पल कि ये कंजम्पशन है जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हमारा लेट सपोज कि हमारा कंजम्पशन है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और हम देखेंगे कि इनकम, इनकम एक हमने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इनकम और दूसरा हमने ले लिया वेल्थ, राइट, वेल्थ ले लिया। तो हम देखेंगे कि इनकम पर कंजम्पशन पर इनकम का क्या असर होता है और कंजम्पशन का वेल्थ पर क्या असर होता है, राइट। दो वेरिएबल हमने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कर दिया है। जब x1 ओके जो कि आपका इनकम है और x2 क्या है जो कि हमारा वेल्थ है, जब इन दोनों में रिलेशन आ जाता है तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है? मल्टीकोलिनियरिटी। इन दोनों में रिलेशन आ जाता है, इन दोनों में कोरिलेशन हो जाती हैं। ओके, परफेक्ट द वर्ड हम देखेंगे, कोरिलेशन हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट? वो आ जाती है मल्टीकोलिनियरिटी की। ऑलवेज याद रखना, जब 2 और 2 से ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोरिलेशन हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है मल्टीकोलिनियरिटी। क्योंकि अजम्पशन हमारा क्या बोलता है? देयर इज नो परफेक्ट थोड़ा बहुत होगा, है ना, परफेक्ट को मल्टीकोलिनियर, देयर इज नो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, है ना। मैंने वहां पर अजम्पशंस आपको कराया था। लेकिन ये तो क्या है? इनकम और वेल्थ दोनों में रिलेशन बता रहा है। मतलब कंजम्पशन पर इनकम का कितना प्रभाव हो रहा है और वेल्थ का कितना प्रभाव हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है ना, पता नहीं चल रहा है। ये प्रॉब्लम आ जाती है तो ये क्या हो जाती है? मल्टीकोलिनियरिटी। अब देखो क्या है। ओके, ये है मल्टीकोलिनियरिटी। एक सिचुएशन है जो कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। क्यों है? क्योंकि अगर हमारा वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होगा तो वन रिग्रेशन मॉडल है। जब हमने एक से ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ले लिया तो मल्टीपल रिग्रेशन हो जाएगा। 2 और मोर इंडिपेंडेंट आर हाईली और लिनियरिटी कोरिलेटेड। परफेक्ट, राइट, माइनर ऑलवेज रहता है, परफेक्ट नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें पता नहीं चल जाता है कि कंजम्पशन पर इनकम का इफेक्ट हो रहा है या कंजम्पशन पर वेल्थ का इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इन दोनों में क्या है? कोरिलेशन है, कोरिलेशन हो गया है। और प्रॉब्लम क्या आ जाती है? मल्टीकोलिनियरिटी की। क्या आ जाती है? मल्टीकोलिनियरिटी। और हमें अजम्पशन क्या बताता है? कि परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। जब मल्टीकोलिनियरिटी जब आती है स्टूडेंट तो हमारा जो OLS है वो ब्लू नहीं होता है, ठीक है, वो ब्लू नहीं होता है। तो क्या होता है इसमें? देखो BLUE, ठीक है। तो इसमें हमारा जब OLS हम मॉडल पर रन करते हैं तो वो हमें अनबायस्ड रिजल्ट देता है। अनबायस्ड, बेसिकली आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाएगा इन केस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर क्या होगा? तो वो अनबायस्ड होगा। क्या होगा? अनबायस्ड होगा। मतलब जो हमारा पॉपुलेशन है और जो एस्टिमेटेड है वो क्या है? इक्वल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। नो डिफरेंस, याद है आप सभी को? नो डिफरेंस, ओके, नो डिफरेंस इन एस्टिमेटेड सैंपल, एस्टिमेटेड सैंपल एंड पॉपुलेशन। डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस एंड पॉपुलेशन। तो हम क्या बोलेंगे? अनबायस। और ब्लू हमें क्या बताता है? कि अनबायस होना चाहिए ना, दैट इज यू, है ना, ये है। तीसरा हम देखेंगे, इसमें OLS जब हम रन करते हैं तो हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है ना, कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। मतलब ये नहीं है कि जो रिजल्ट है वो बार बार चेंज हो रहा है। कंसिस्टेंट का मतलब रिजल्ट आपको सेम दे रहा है, कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है तो बहुत अच्छा है, राइट। क्या दे रहा है? कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। तीसरा,
बेसिकली ना एस्टिमेटर शो नहीं करता, लेकिन मल्टीकोलिनियरिटी में ना आपको जो है वो एफिशिएंट शो करता है, ठीक है, लेकिन ब्लू नहीं होता। एफिशिएंट शो करता है लेकिन ब्लू नहीं होता है। तो जब हम मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम होती है, जब OLS हम रन करते हैं तो बेसिकली अनबायस्ड रिजल्ट हमें देता है, कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है और एफिशिएंट भी देता है, लेकिन ब्लू नहीं देता, बेस्ट नहीं देता, अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, राइट। ये है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट करना स्टूडेंट, इससे सवाल जरूर पूछा जाएगा। ओके, इससे जब सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो ये है OLS जब हम रन करते हैं मल्टीकोलिनियरिटी में, तो बेसिकली हमारा मॉडल क्या शो करता है, अनबायस कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कि जब आप जब टेस्ट करते हो तो आपको सेम रिजल्ट दे रहा है, सेम रिजल्ट दे रहा है। ओके, ये है, जब n नंबर तक लेके जाते हो तो आपको सेम रिजल्ट दे रहा है, कि अगर सैंपल साइज इंक्रीज कर रहे हो तो आपका रिजल्ट है वो वेरी नहीं कर रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए कि ये वेरी कर रहा है, सेम रिजल्ट दे रहा है। ओके, एफिशिएंट मतलब मिनिमम वेरिएंस। एफिशिएंट हमने क्या पढ़ा था, मिनिमम वेरिएंस, ज्यादा वेरिएंस नहीं है, और ज्यादा वेरिएंस नहीं है मतलब सही है, हमारे मीन के पास पास है। ज्यादा दूर होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो वो क्या हो रहा है, वो मीन के पास पास है, और जितना मीन के पास होगा उतना अच्छा होगा, है ना, इस मीन के पास होना चाहिए। तो मल्टीकोलिनियरिटी ये देती है। अब इसका हम करेक्शन कैसे करते हैं, कैसे करेक्शन कर सकते हैं हम इसको, मल्टीकोलिनियरिटी जब आ जाती है तो नॉर्मल मैं आपको बताती हूँ कैसे करेक्शन कर सकते हैं। आप सैंपल साइज इंक्रीज कर दो। ओके, सैंपल साइज इंक्रीज कर दो। सैंपल साइज जब बेसिकली ये मैं ये रहने देती हूँ, ठीक है, ये अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। तो हम मल्टीकोलिनियरिटी आ जाती है तो कैसे हमें पता चलता है, बेसिकली अभी जैसे मैं हेटेरोसेडास्टिसिटी और आपको ऑटो कोरिलेशन कराऊंगी ना, वहां पर स्टैंडर्ड मेथड है, लेकिन मल्टीकोलिनियरिटी के लिए कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, इनफॉर्मल मेथड। क्या है, इनफॉर्मल मेथड है। तो देखो स्टूडेंट, बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, जब इसमें क्या करना है, आपको प्रायर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, प्रायर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो ही आप करेक्शन कर सकते हो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कंजम्पशन पर इनकम का क्या असर होता है और कंजम्पशन का वेल्थ पर क्या असर होता है, आपको प्रायर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आपको पता है कि वेल्थ के साथ हमारी कंजम्पशन कितनी इंक्रीज होगी और इनकम के साथ कितनी इंक्रीज होगी तो सही है, मतलब कि ये इंफॉर्मेशन होगी तो मल्टीकुलरिटी को आप ठीक कर दोगे। दूसरा बोलते हैं कि आप ना ट्रांसफॉर्मिंग द फंक्शनल रिलेशन कर दो। ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मिंग फॉर्मिंग फंक्शनल रिलेशन कर दो। क्या कर दो, फंक्शनल रिलेशन कर दो। मतलब एक मिनट में आपको बताती हूँ, मतलब क्या करो कि आप पहले कंजम्पशन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y निकालो और कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ w निकालो, मीन्स अलग अलग निकाल के और फिर देख लो कि किसका कितना असर हो रहा है, तो आराम से आप कर सकते हो, राइट। ये और तीसरा इन्होंने बोला आप ड्रॉप कर दो वेरिएबल, मतलब आप वेल्थ को हटा दो। आपको लग रहा है कि हमारे जैसे इंडिया की बात करें तो कंजम्पशन पर ज्यादा लोग किस पर डिपेंड करते हैं, क्या वेल्थ से डिपेंड होता है या इनकम से डिपेंड होता है, तो आपको लगता है कि जो चीज नहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप ड्रॉप कर दो वेरिएबल को। क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, है ना, जैसे वेल्थ को ड्रॉप कर दिया, सिर्फ इनकम के साथ देख लिया। तो जब मल्टीकोलिनियरिटी होती है ना, तो आपको प्रायर इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कितना इनकम का कंजम्पशन पर फर्क पड़ रहा है, कितना वेल्थ का फर्क रहा है। आपको अगर पता होगा तो आप मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, मीन्स इन दोनों में कितना रिलेशन हो रहा है आपको कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, यू आर रैशनल हो तो आपको पता है। या फिर आप अलग अलग फंक्शंस निकाल लो और फिर उसके बाद आप जजमेंट कर दो और फिर उसके बाद देख लो कि क्या है, किसका असर किस पर हो रहा है। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को लेके प्रॉब्लम हो रही है, तो एक काम करते हैं, हम एक ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को लेते हैं, दो की लेने की जरूरत नहीं है, राइट। ये है,
अभी आगे जाके और भी देखेंगे, सिंपल मेथड मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखेंगे कि मल्टीकोलिनियरिटी में डिटेक्शन कैसे करते हैं। मींस अभी हम करके आए हैं, हमारा क्या है मॉडल है, मीन्स कि वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस बीटा टू x2 ओके प्लस ई आई। यही है ना हमारा स्टूडेंट, मतलब कि अगर हम देखें तो कंजम्पशन का, इनकम और वेल्थ, यही हमने एग्जाम्पल लिया है। इन दोनों में अगर रिलेशन दे रहा है ना, रिलेशन दे रहा है, इट मीन्स मल्टीकोलिनियरिटी है। तो कैसे पता चला कि इस मॉडल में मल्टीकोलिनियरिटी आ गई है? पहला रीजन होता है डिटेक्शन करने का, वो होता है अगर आर स्क्वायर आपका ग्रेटर आ जाता है 0.8 से, मीन्स 80% आपका आर स्क्वायर आ जाता है, तो इट मीन्स कि मल्टीकोलिनियरिटी है। आप बोलोगे मैम आर स्क्वायर तो आपने बताया ये गुडनेस ऑफ फिट होता है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर कैसे मल्टीकोलिनियरिटी होती है? तो अगर हमारा आर स्क्वायर बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपको एक बार क्रॉस चेक करना होगा कि ये किसी मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से तो नहीं आ रहा है। तो एक बार आपको क्रॉस चेक करना है। अगर आपका आर स्क्वायर ज्यादा है, आर स्क्वायर ज्यादा होता है तो मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम हो जाती है मॉडल। फिर जो हम इस मॉडल में लेट सपोज टी टेस्ट, मैंने आपको लोगों को पढ़ाया टी टेस्ट लगाते हैं और एफ टेस्ट लगाते हैं। ओके, तो टी टेस्ट एफ टेस्ट लगाएंगे तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट देता है। ये स्टूडेंट, जब हम टी टेस्ट और एफ टेस्ट लगाते हैं, तो जब हम टी टेस्ट लगाते हैं, ओके, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जब टी टेस्ट लगाया तो इस मॉडल में एक्सेप्टेंस हो गई है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन भी मैंने आपको बताया, एक्सेप्ट हो गया। एफ टेस्ट जब हमने किया तो हमारा मॉडल रिजेक्ट हो गया। जब हमने टी टेस्ट लगाया तो मॉडल एक्सेप्ट हो गया, अगर हमने एफ टेस्ट लगाया तो रिजेक्ट हो गया। तो ये बोलोगे कि अभी तो टी टेस्ट लगाया था तो मॉडल एक्सेप्ट हो गया। बेसिकली अगर हम देखें तो कंसिस्टेंट रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट देता है। इसी वजह से जो टी टेस्ट और एफ टेस्ट भी इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। हम इन दोनों को भी नहीं लगाते। तो अगर हमारा आर स्क्वायर ज्यादा होता है, टी टेस्ट और एफ टेस्ट भी हमें कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट देता है, ये भी इनसिग्निफिकेंट बताता है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिएगा। तो डिटेक्शन कैसे करेंगे? अगर आर स्क्वायर ज्यादा है इट मीन्स मल्टीकोलिनियरिटी ज्यादा है, मीन्स 0.8 से ज्यादा है। फिर हम ना एक ऑक्सिलरी रिग्रेशन मेथड करते हैं, मतलब कि हम आर स्क्वायर, दूसरा आर स्क्वायर उसी की जगह। ये ऑक्सिलरी क्या होता है? ऑक्सिलरी मतलब होता है सपोर्टिंग। सपोर्टिंग हम रिग्रेशन मेथड को यूज करते हैं, सपोर्टिंग। ओके, सपोर्टिंग हम रिग्रेशन मेथड को यूज करते हैं, जहां पर लेट सपोज ये आर स्क्वायर था तो हम R1 स्क्वायर निकाल लेंगे। अगर आपका ऑक्सिलरी जो कि आपकी सपोर्टिंग मॉडल थी वो मान लो 1 इज ग्रेटर देन जो नॉर्मल, आपका नॉर्मल रिग्रेशन जो था, मेन रिग्रेशन था, उससे ज्यादा है, इट मीन्स कि मल्टीकोलिनियरिटी है। मतलब कि मान लो कि एक मॉडल था उसका आर स्क्वायर आपको ज्यादा हुआ, तो एक और हम मॉडल उसी की तरह बनाएंगे, उसी के डिट्टो बनाएंगे। आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो, ऑक्सिलरी को सपोर्टिंग बोलते हैं। तो अगर वो ज्यादा होता है, ओके, अगर आपका ऑक्सिलरी रिग्रेशन मेथड से आप निकालते हो और उसका आर स्क्वायर ज्यादा होता है जो एक्चुअल आर स्क्वायर है, इट मीन्स समझ जाना कि मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है। और इसी को बोलते हैं कैलिन रूल ऑफ थंब। क्या बोलते हैं? कैलिन रूल ऑफ थंब। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो या तो आर स्क्वायर ज्यादा है, फिर हम एक ऑक्सिलरी रिग्रेशन मेथड निकालते हैं जो सपोर्टिंग रिग्रेशन मेथड होता है, और अगर उसमें भी आर स्क्वायर ज्यादा है नॉर्मल आर स्क्वायर से, तो समझ जाना क्या है? मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम। एक और मेथड है जो कि एग्जाम में बहुत पूछता है कि वेरिएंस इन्फ्लेशन या इन्फ्लेक्टेड फैक्टर बोला जाता है। वेरियस, इन्फ्लेशन या फिर इन्फेक्टेड फैक्टर बोला जाता है। ये किसमें यूज करते हैं? मल्टीकोलिनियरिटी में, हेटेरोसेडास्टिसिटी में या ऑटोकोरिलेशन में। तो वेरिएंस इन्फ्लेशन जो फैक्टर होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है?
ये निकालते हैं। इसका फॉर्मूला ये है VIFI, आई मीन्स टाइम पीरियड है, मैंने आपको बताया है, 1 माइनस आर, ये आर स्क्वायर है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर VIF ग्रेटर देन 10 लेके चलो, ओके 5 या 10 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 ज़्यादा आ जाता है, इट मीन्स कि आपके मॉडल में प्रॉब्लम है। मीन्स अगर आपको देखना है कि आपके मॉडल में मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो आपने कैसे कैसे देखना है, पहले देखो आर स्क्वायर ज़्यादा है, मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, फिर देखना, फिर उसकी जगह एक और मॉडल, सपोर्टिंग मॉडल डिज़ाइन करना, अगर उसका भी आर स्क्वायर ज़्यादा आता है मेन आर स्क्वायर से तो क्या है, मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है। फिर वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर को देखते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है, और इसको सॉल्व करने के बाद अगर VIF ग्रेटर देन 5 आता है, इट मीन्स की प्रॉब्लम है, इट मीन्स की मल्टीकोलिनियरिटी है। ओके, ये चीज है। अगर हम मल्टीकोलिनियरिटी को लास्ट में कंक्लूजन करें तो क्या है, जब हम मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो अजम्पशन है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन अजम्पशन वो नहीं होता है, मींस OLS हमारा ब्लू नहीं होता है, बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर नहीं होता है, नहीं होता है, मींस अनबायस फिर भी होगा, ओके अनबायस फिर भी होगा, मींस जो आपका एक्सपेक्टेड बीटा है, जिसको बीटा हेट बोला था, एक्सपेक्टेड बीटा इज इक्वल टू आपका ट्रू बीटा होता है, राइट, इसमें डिफरेंस नहीं होती। कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको देगा लेकिन एफिशिएंट होगा, लेकिन ब्लू नहीं होगा, बेस्ट नहीं होगा, राइट, ये है। तो मल्टीकोलिनियरिटी में OLS हमारा अनबायस आता है, कंसिस्टेंट आता है, एफिशिएंट आता है, ओके एफिशिएंट आता है, लेकिन फिर भी ये बेस्ट नहीं होता है, ओके। और आर स्क्वायर्स में बहुत हाई आती हैं तो समझ जाना मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है, ओके मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है। तो यहीं पर मैंने आपको मल्टीकोलिनियरिटी बता दिया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलेंगे, दैट इज हेट्रोसेडास्टिसिटी। अब क्या होता है हेट्रोसेडास्टिसिटी, मींस जब हमने अजम्पशंस देखा था स्टूडेंट, अजम्पशंस देखा था तो हमने बोला था कि मॉडल हमारा, मींस हमारा जो मॉडल है, रिग्रेशन मॉडल है, वो हमारा होमोसेडास्टिसिटी होना चाहिए, होमोसेडास्टिसिटी होना चाहिए, ओके होमोसेडास्टिसिटी। इट मींस हमारा जो वेरिएंस, जो भी एरर टर्म का वेरिएंस है, एरर टर्म का वेरिएंस है वो सेम होना चाहिए, एरर टर्म का वेरिएंस जो है वो सेम होना चाहिए। मींस लेट सपोज हमारा ये था मॉडल, ये है, और यहाँ पर हमारा जो एरर टर्म है, मींस एक का कुछ और आ रहा है, एक का कुछ और आ रहा है, मींस एरर टर्म हमारा नहीं है, फिक्स नहीं है, सेम नहीं है, एरर टर्म हमारा जो है वो डिफरेंट आ रहा है, ओके क्या आ रहा है, एरर टर्म का वेरिएंस जो आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, ओके तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, हेट्रोसेडास्टिसिटी। होना क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू अजम्पशंस, आपका मॉडल होमोसेडास्टिसिटी होना चाहिए, मींस वेरिएंस सेम होना चाहिए, ओके तो वेरिएंस सेम होना चाहिए। इसको मैं और सिंपल में आपको समझाती हूँ, वेरिएंस सेम होना चाहिए, है ना। इसको देखिए समझिए, जो हमारा एरर टर्म होता है, एरर टर्म जो होती हैं उसका क्या होना चाहिए, ओके क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए, वेरिएंस होना चाहिए कांस्टेंट। मींस वेरिएंस आई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ आई मतलब कि एक एरर टर्म्स, और वेरिएंस ऑफ जे मींस दूसरा एरर टर्म्स क्या होगा, दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो ये क्या है, होमोसेडास्टिसिटी है, होमोसेडास्टिसिटी है, होमोसेडास्टिसिटी है, ओके ये है, होमो से याद कर सकते हो, ये पूरा नाम नहीं याद होता है तो। फिर वेरिएंस आई मींस एक एरर टर्म इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस ऑफ दूसरा एरर टर्म्स, तो वो क्या है, वो है हेट्रोसेडास्टिसिटी, क्या है, हेट्रोसेडास्टिसिटी, सेडास्टिसिटी, ओके ये है।
तो जब हमारा एरर टर्म सेम नहीं होता है, उसका वेरिएंस सेम नहीं होता है, तो हेट्रोसेडास्टिसिटी की प्रॉब्लम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से डाटा में जो है हेट्रोसेडास्टिसिटी देखने को मिलता है, तो क्रॉस सेक्शनल। चलो मैं आपको ये बता देती हूँ, आप सभी को मालूम होगा एक टाइम सीरीज डाटा होता है और एक क्रॉस सेक्शनल होता है। तो अभी लिखो, मैं आपको बता देती हूँ, अगर नहीं भी आता है तो क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज डाटा होता क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये थोड़ा सा आप लिख लो, बहुत सिंपल में आपको मैंने समझाया। ओके, तो हेट्रोसेडास्टिसिटी कौन से डाटा में हमें देखने को मिलता है, अगर क्रॉस सेक्शनल डाटा होता है। अब एक बार हम टाइम सीरीज डाटा, क्योंकि ऑटो कोरिलेशन में आपको टाइम सीरीज सुनने को मिलेगा, हेट्रोसेडास्टिसिटी में आपको क्रॉस सेक्शनल देखने को मिला। तो टाइम सीरीज डाटा क्या होता है, टाइम सीरीज डाटा, इसको लॉन्गिट्यूडनल डाटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डाटा। मींस कि आप एक वेरिएबल को डिफरेंट डिफरेंट टाइम, वन वेरिएबल को डिफरेंट डिफरेंट टाइम, ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइम क्या कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर टेस्ट कर रहे हो। मीन्स लेट सपोज एक पॉपुलेशन है, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर देख रहे हो। ओके, तो एक वेरिएबल डिफरेंट टाइम, तो उसको टाइम सीरीज या लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। वही हमारा क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल क्या होता है स्टूडेंट, क्रॉस सेक्शनल जब हम डिफरेंट वेरिएबल होगा, ओके, डिफरेंट वेरिएबल होगा, ओके, लेकिन सेम टाइम पर हम देखेंगे, तो उसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल। ओके, क्रॉस सेक्शनल। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस होता है। तो हेट्रोसेडास्टिसिटी आपको क्रॉस सेक्शनल डाटा में देखने को मिलता है और वेरिएंस अलग हो जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अजम्पशंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मैं आपको एक थोड़ा सा ये एक बार देख लो, फिर मैं आपको डायग्राम से भी समझा दूंगी। तो हेट्रोसेडास्टिसिटी, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज नॉट कांस्टेंट, है ना, ऑल द ऑब्जर्वेशन में, तो उसको हम हेट्रोसेडास्टिसिटी बोलेंगे। तो वेरिएंस ऑफ यू आई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर नहीं है, तो सिग्मा आई स्क्वायर है ना। क्या होना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए, वो नहीं है, चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। और ये अजम्पशन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो हमने पढ़ा है, उसकी अजम्पशन को वॉयलेट कर रहा है, और वॉयलेट कर रहा है मतलब ओएलएस हमारा ब्लू नहीं होगा। क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं ना स्टूडेंट, तो हेट्रोसेडास्टिसिटी होता है, तो हमें बेसिकली ऐसे देखने को मिलता है, और अगर होमोसेडास्टिसिटी होता है तो ऐसे देखने को मिलता है। अब ये देखो ना, नॉर्मली हमारा क्या है, हमारा जो एरर टर्म है ये ओरिजिन से कभी पास नहीं होता है, रिग्रेशन लाइन, क्योंकि बीटा नॉट भी हम ले रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर देखा आपने, तो होमोसेडास्टिसिटी मतलब एरर जो है वो सेम है। वहीं पर हेट्रोसेडास्टिसिटी में अगर ग्राफिकली आप प्रेजेंट करते हो, तो यहाँ पर एरर टर्म आपको अलग देखने को मिलता है। अब मुद्दे की बात आती है कि जब हम मॉडल में, ओके, जब ओएलएस पुट करते हैं तो और हेट्रोसेडास्टिसिटी आता है, तो ओएलएस हमारा क्या होता है, मल्टीकोलिनियरिटी में देखा, ध्यान रखना, मल्टीकोलिनियरिटी में कंसिस्टेंट था, अनबायस था और एफिशिएंट था, है ना। ये ब्लू नहीं होता लेकिन एफिशिएंट होता है, ओके, नॉर्मली, ओके। लेकिन हेट्रोसेडास्टिसिटी में स्टूडेंट हमारा अनबायस होता है, ओके, अनबायस्ड होता है, लीनियर होता है, कंसिस्टेंट होता है, बस कंसिस्टेंट होता है, लेकिन
ओके, तो एक बार बस लाइट चली गई थी, रुक फिर से बताती हूँ कि जब हम मॉडल रन करते हैं और ओएलएस हम मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारा ओएलएस क्या होता है स्टूडेंट? ओएलएस हमारा बेसिकली क्या होता है? हमारा कंसिस्टेंट होता है ना? फिर से लिख लेना इसको, ये यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंसिस्टेंट होता है, अनबायस्ड होता है, अनबायस्ड होता है, लीनियर लीनियर भी होता है, पावर 1 होता है, लेकिन मुद्दे की बात आती है ये इनएफिशिएंट होता है। ये स्टूडेंट मिनिमम वेरिएंस नहीं होता है, इनएफिशिएंट होता है, नॉट मिनिमम वेरिएंस, वेरिएंस मिनिमम नहीं आता है। वेरिएंस जो है वो आपका मिनिमम नहीं आता है। तो ओएलएस जब हम पुट करते हैं तो हमारा कंसिस्टेंट डन है, अनबायस्ड डन है, लीनियर डन है, ये सब हमने लास्ट क्लास में कर लिया स्टूडेंट। ओके, तो कंसिस्टेंट मतलब कि आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, आप जैसे ही सैंपल साइज को इंक्रीज कर रहे हो, एंड तक लेके जा रहे हो, तो आपका सेम रिजल्ट दे रहा है। अनबायस मतलब जो पॉपुलेशन और सैंपल है उनमें बराबर है, उसमें डिफरेंस नहीं है। नो डिफरेंस मीन्स बायसनेस नहीं है, अगर डिफरेंस होगा तो बायसनेस हो जाएगा। लीनियर की बात करें, लीनियर मतलब कि पावर 1, लेकिन इनएफिशिएंट मीन्स मिनिमम वेरिएंस नहीं होता है। ओके, यही लिखा हुआ है। ओएलएस जब हम लगाते हैं तो अनबायस होता है बट बिकम इनएफिशिएंट होता है, राइट? ये इसमें जो स्टैंडर्ड एरर आर बायस, ओके, ये चीज है। तो इनएफिशिएंट मीन्स मिनिमम वेरिएंस नहीं होता है, वहीं पर स्टैंडर्ड डेविएशन से ही स्टैंडर्ड एरर आया है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पढ़ा, सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर समझ लेते हैं, राइट? तो स्टैंडर्ड एरर क्या बताता है कि आपका पॉपुलेशन, ओके, पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू सैंपल मीन है या नहीं। अगर है, अगर स्टैंडर्ड एरर कम होगा मीन्स इक्वल होगा, स्टैंडर्ड एरर ज्यादा होगा मीन्स पॉपुलेशन ज्यादा होगा। ओके, सैंपल मीन से, मीन को हम एवरेज भी बोल देंगे, और इसको करेक्ट करने के लिए हम स्टैंडर्ड एरर का यूज करते हैं, दैट इज ये फॉर्मूला सिग्मा अपॉन रूट का n, मतलब सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट का n। ओके, ये होता है। तो ये है, अगर आपका स्टैंडर्ड एरर कम आता है, लेस आता है, मीन्स आपका पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू है या कम, वेरिएशन नहीं है ज़्यादा, ओके, डिफरेंस कम है, मतलब कि मोर एक्यूरेट है, ये वर्ड ज़्यादा सुटेबल होगा। मोर एक्यूरेट है किसका? आपका जो सैंपल मीन है वो मोर एक्यूरेट है ना, ये ज़्यादा लिखेंगे। सैंपल मीन जो है वो मोर एक्यूरेट है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है पॉपुलेशन मीन का। ओके, ये है। और इस स्टैंडर्ड एरर, ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाया भी है, स्टैंडर्ड एरर को रिड्यूस कर सकते हैं कैसे? जब आप सैंपल साइज को इंक्रीज कर दो, है ना, इसको रिड्यूस किया जा सकता है। जब हमने टी टेस्ट एफ टेस्ट किया था उस दौरान भी बताया था, तो ये होता है, राइट? स्टैंडर्ड एरर को निकालने के लिए मीन्स कितना डिफरेंस आ रहा है पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में, उसको निकालने के लिए स्टैंडर्ड एरर होता है। इसको ऐसे फॉर्मूला से यूज करते हैं, जितना कम स्टैंडर्ड एरर होगा उतना एक्यूरेट आपका सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन होगा। और अगर इसको कम करना है स्टैंडर्ड एरर को, तो आप सैंपल साइज को इंक्रीज कर लो। उसके लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल करते हैं, मतलब कितना कॉन्फिडेंस है कि आपके पॉपुलेशन और मीन में जो इंटरवल है, डिफरेंस है, वो कम है, कितना कॉन्फिडेंस, कितना ट्रस्ट कर सकते हो आप अपने मॉडल पर, या रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। फॉर्मूला पूछा जाता है क्योंकि आपके सिलेबस में एड ऑन हुआ है, तो स्टैंडर्ड एरर आपको निकालने के लिए दिया जाएगा, इसको याद रखना स्टूडेंट, ये पूछा जा सकता है। ये स्टैंडर्ड एरर वर्ड आया ना, तो मैंने इसको आपको बताया, राइट? तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर बायस हो जाता है, मतलब जो हमारा पॉपुलेशन मीन होता है उसमें डिफरेंस होता है सैंपल मीन में, बायस हो जाता है। तो टी टेस्ट और एफ टेस्ट अनरिलायबल होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं, ये दोनों नहीं लगता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं टी टेस्ट और एफ टेस्ट। और नॉर्मली देखिए
तो नॉट एप्लीकेबल, आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ये सही रिजल्ट आपको नहीं देगा, है ना। अगर आपको अपने हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना है, तो आप टी टेस्ट और एफ टेस्ट, दैट इज कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम निकालते हैं, वो इससे नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ये आपको अच्छा एप्लीकेशन नहीं देगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ओके, ये चीज़ है। तो स्टैंडर्ड एरर की बायस की वजह से टी टेस्ट और एफ टेस्ट अनरिलायबल होता है। डिटेक्शन कैसे करते हैं, ये सारे मेथड होते हैं डिटेक्शन करने के, इसको डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नेम ही आता है स्टूडेंट। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेम ही आता है, दैट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से करा सकते हो, है ब्रुच पागन गॉडफ्रे टेस्ट होता है, उससे कर सकते हैं। वाइट टेस्ट होता है, गोल्ड फेड कॉर्न टेस्ट होता है, ग्लेंजर टेस्ट होता है, स्पेयरमैन टेस्ट होता है। ओके, वाइट टेस्ट, ये पूछा जाएगा कि हम हेट्रोस्डास्टिसिटी को कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो ये सारे मेथड है, बहुत अच्छे से करके जाना, सिर्फ मेथड का नाम ही आपको पूछा जाएगा। ओके राइट, ये चीज़ है। तो किससे डिटेक्ट करते हैं, ये सब मेथड दिया है। फिर आता है, मान लो कि आपके मॉडल में हो गया है हेट्रोस्डास्टिसिटी, तो उसको करेक्ट कैसे करोगे। आप क्या करो, ट्रांसफॉर्म द वेरिएबल, मतलब कि आप लॉग ले लो। लॉग लेके, ये मेथड होता है जिससे आप वेरिएंस को रिड्यूस कर सकते हो, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। लॉग से आप हेट्रोस्डास्टिसिटी को रिड्यूस कर सकते हो, वेटेड लीस्ट स्क्वायर कर सकते हो। मान लो कि आपके मॉडल में, मतलब कि जैसे कि अगर हम देखें वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस ई आई होता है ना। तो ये दोनों की वजह से, मान लो कि आपको लगता है कि x1 की वजह से हमारा ना हेट्रोस्डास्टिसिटी हो रही है, तो आप x1 को सबसे डिवाइड कर दो, इसी को बोलते हैं वेटेड लीस्ट स्क्वायर। वेट ऑब्जर्वेशन टू स्टेबलाइज द वेरिएंस, इससे क्या होगा, मतलब जिस चीज से आपको लगता है ना हेट्रोस्डास्टिसिटी, कोई भी वेरिएबल है जिससे हेट्रोस्डास्टिसिटी हो सकता है, तो उसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उसको वेट कर दो, उसको वेटेड लीस्ट स्क्वायर बोला जाता है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब OLS आपका फेल हो जाता है तो कोई और ऑल्टरनेटिव मेथड है जिसको हम लगा सकते हैं, तो वो होता है जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर। या स्टूडेंट, जब OLS आपका फेल हो जाता है, OLS नहीं आता है, तो एक और मेथड है जिसको आप लगा सकते हो, और वो GLS है। क्या है, जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर। ये आप ऑटो कोरिलेशन में भी लगा सकते हो, हेट्रोस्डास्टिसिटी में भी लगा सकते हो, लेकिन नॉट इन मल्टीकोलिनियरिटी में नहीं लगा सकते हो, और यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, ये है। आउटलायर क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा आपको ना आउटलायर बताती हूँ। तो जब हम एवरेज निकालते हैं ना, तो लेट्स सपोज आपने एवरेज निकाला 9, 13, 15, 17, ये आपका ना पूरा आया सीरीज, और एक आपका एवरेज आ गया 93। ओके, तो आप देखो इन दोनों में डिफरेंस बहुत है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आउटलायर बोल देंगे। तो आप आउटलायर को रिमूव कर सकते हो डम्मी वेरिएबल्स। डम्मी वेरिएबल्स होता है कि आप एक उसकी जगह यूज कर सकते हो। मान लो कि अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगी, कोई और पढ़ा लेगा, तो उसको डम्मी वेरिएबल, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन लास्ट में मैं आपको ना डम्मी वेरिएबल्स भी कराऊंगी कि क्या होता है डम्मी वेरिएबल्स। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इनकेस क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। और डम्मी वेरिएबल्स हम ना क्वालिटेटिव डाटा में, जब हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है, लेट्स सपोज जेंडर हो गया, जेंडर के केस में, या क्वालिटेटिव डाटा होता है, वहां पर हम डम्मी वेरिएबल्स को यूज करते हैं। ओके, ये होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब OLS नहीं फुलफिल होता है तो हम GLS लगाते हैं, और जिससे हम अपने मॉडल को करेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ ऑटो कोरिलेशन और हेट्रोस्डास्टिसिटी में होता है, मल्टीकोलिनियरिटी में GLS हम यूज नहीं करते हैं। राइट स्टूडेंट, तो ये था, हमने देखा है। लास्ट में अगर हम रिवाइज करें तो हेट्रोस्डास्टिसिटी में जो OLS प्रॉपर्टी होती है वो अनबायस होता है, कंसिस्टेंट होता है, बट एफिशिएंट नहीं होता है, मिनिमम वेरिएंस नहीं होता है। स्टैंडर्ड एरर की वजह से आपका टी टेस्ट और एफ टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। हेट्रोस्डास्टिसिटी जब आपका कांस्टेंट वेरिएंस नहीं होता है ना, आपका जो वेरिएंस है
वो बहुत अलग अलग आ रहा है ना, ये चीज है, वेरिएंस अलग अलग आ रहा है तो हेटेरोसेडास्टिसिटी प्रॉब्लम आ जाती है। समझ आया स्टूडेंट? तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर मैंने आपको फिर से बता दिया, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, हमने देख लिया मल्टीकोलिनियरिटी क्या होती है, आर स्क्वायर